इस बीच रुक करेंगे 24 मिनट 24 बड़ी खबरों का। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने तलाक पर बड़ा फैसला दिया है। अदालत के मुताबिक अगर पति पत्नी में सुलह की गुंजाइश नहीं है तो अब डाइवोर्स के लिए 6 महीने वाला इंतजार भी नहीं करना होगा। इसके लिए देश की सबसे बड़ी अदालत अपने विशेषाधिकार तक का इस्तेमाल करेगी। रिपोर्ट देखिए। पति पत्नी को नहीं करना होगा 6 महीने का इंतजार। सुलह की गुंजाइश नहीं बची तो सुप्रीम कोर्ट मंजूर करेगा तलाक। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब सुलह की गुंजाइश ही न बची हो तो कोर्ट भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए उन्हें फैमिली कोर्ट नहीं जाना होगा और न ही 6 महीने का इंतजार अनिवार्य होगा। कोर्ट ने कहा कि उनके वो फैक्टर्स तय किए गए हैं जिनके आधार पर शादी को सुलह की संभावना से परे माना जा सकेगा। इसके साथ ही कोर्ट ये भी सुनिश्चित करेगा कि पति पत्नी के बीच बराबरी कैसे रहेगी। इसमें मेंटेनेंस, एलिमोनी और बच्चों की कस्टडी शामिल है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B पर फैसला। सुलह की गुंजाइश नहीं तो फौरन मिलेगा तलाक। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत मंजूर करेगा तलाक। किसी की मौत हो जाए तो हर आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन राजस्थान के झालावाड़ में सठिया जाति के लोग मौत पर रोते नहीं हैं बल्कि जश्न मनाते हैं, खुश होते हैं, दावतें करते हैं, डांस होता है, शराब बांटी जाती है। ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्योंकि इनके लिए मौत उदासी नहीं बल्कि उत्सव बनाया जाता है मौत पर। उमेश पाल के मर्डर के लिए अतीक अहमद ने साबरमती जेल से ही पूरी प्लानिंग की थी। इस प्लानिंग में बरेली जेल में बंद अशरफ भी शामिल था। इससे जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि अतीक ने हर किसी को कोड नेम दे रखा था। इसी कोड के जरिए बातचीत होती थी। अतीक अशरफ असद के साथ साथ सौलत, हनीफ और नियाज का भी कोड नेम था। उमेश पाल की हत्या के मामले में एसटीएफ की टीम ने एक खुलासा किया है, जिसके मुताबिक साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद ने साजिश में शामिल सभी लोगों को कोड नेम दिए थे। उसने शूटर नियाज को फोन भी किया था और मर्डर को कंफर्म भी किया। साबरमती जेल में बंद अतीक ने अपने भाई अशरफ, बेटे असद और हत्याकांड में शामिल सभी बदमाशों को कोड नेम दिया हुआ था। यही नहीं, उमेश पाल की हत्या की साजिश में शामिल सभी लोग आईफोन का इस्तेमाल किया करते थे। खुद अतीक के पास जेल में आईफोन था। उमेश पाल की हत्या से पहले सभी आरोपी फेस टाइम पर कोड नेम से आईटी बनाकर बात कर रहे थे। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक और अशरफ लगातार एक शूटर नियाज को लगातार फोन कर रहे थे और पूछ रहे थे कि उमेश पाल मारा गया या नहीं। साबरमती जेल में बंद अतीक ने कई बार नियाज को फोन किया। साथ ही बरेली जेल में बंद अशरफ भी उसे फोन कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, कौन उसकी मदद कर रहा है, ये सवाल आज भी पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली है। खुलासा हुआ है कि गुड्डू की कई गर्लफ्रेंड्स हैं और वही गुड्डू की मदद कर रही हैं। तो बम्बास के दुबई भागने की भी आशंका है। और वहीं दूसरी ओर शाइस्ता की मददगार मुंडी पासी आज सामने आ चुकी। उसने दावा किया कि 4 दिन पहले तक शाइस्ता प्रयागराज में ही थी। इसके बाद पुलिस ने शाइस्ता की तलाश और तेज कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर गुड्डू मुस्लिम है कहाँ? गुड्डू मुस्लिम बमबाज है, धोखेबाज है और अब खुलासा हुआ कि वो आशिक मिजाज भी है। अपनी पत्नी चांदनी और चांद बीबी के अलावा भी गुड्डू का कई लड़कियों से संबंध है। सीमा, सबीना नाम की महिलाओं के नाम सामने आ रही है। एसटीएफ को आशंका है कि गुड्डू अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ भी हो सकता है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। पुलिस और एसटीएफ के मुताबिक गुड्डू लखनऊ के कई बिल्डर्स के संपर्क में भी था। उमेश पाल मर्डर के पहले भी उसने लखनऊ के एक बड़े बिल्डर से बात की थी। गुड्डू की तलाश में पुलिस यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, नेपाल तक छापेमारी कर चुकी है। ओडिशा और गुजरात में भी गुड्डू की तलाश की गई, लेकिन गुड्डू का पता नहीं चला और अब आशंका है कि भेष बदलकर गुड्डू दुबई भाग सकता है। दरअसल गुड्डू ने 13 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया। उसके बाद वो कभी घर पर नहीं लौटा। इसका खुलासा उसकी बहन ने भी किया है। गुड्डू मुस्लिम के वालिद मोहम्मद शरीफ उसकी शरारतों से परेशान हो गए थे, इसलिए उसे अपने घर, परिवार और संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब उनके गैंग IS 227 को कौन संभालेगा? इस सवाल से भी ज्यादा जरूरी ये है कि अतीक की अकूत संपत्ति का क्या होगा। अतीक सट्टा किंग था। अतीक होटल, रेस्टोरेंट में पैसा इन्वेस्ट करता था, हवाला का कारोबार करता था, हजारों करोड़ की
संपदा के लिए अब अति गैंग के गुर्गों के बीच गैंग वॉर की संभावना बढ़ती जा रही है। उधर पुलिस ने प्रयागराज के कई होटल मालिकों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। बताया जा रहा है कि करीब 20 से 25 होटल रेस्टोरेंट में अतीक का पैसा लगा था, जहां से हर महीने शाइस्ता और उमर पैसों की वसूली करते थे। शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम दोनों फरार हैं, तो शूटर साबिर का भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। अब अतीक के गैंग IS 227 के मेंबर्स के बीच गैंग वॉर की पूरी आशंका है। 130 से ज्यादा गुर्गे इस गैंग में हैं। अतीक और अशरफ की अवैध अखूत संपत्ति में बंटवारे को लेकर इनके बीच गैंग वॉर हो सकती है, क्योंकि अतीक की हजारों करोड़ की अकूत संपदा है। साथ ही ये भी खुलासा हुआ कि अतीक अहमद ने वक्फ की कई जमीनों पर कब्जा कर रखा था। कब्रिस्तान की जमीनों पर कब्जा था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण इन दोनों अतीक और अशरफ की संपत्ति का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालने की कोशिश कर रहा है। प्रयागराज के हर होटल और रेस्टोरेंट की जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर अतीक ने किस किस होटल में पैसा लगाया था। ये बात भी सामने आई है कि इन होटल और रेस्टोरेंट की कमाई का हिस्सा शाइस्ता और उमर हर महीने वसूलते थे। प्रयागराज के 5 होटल और 6 रेस्टोरेंट में अतीक का पैसा लगा होने की बात सामने आई है। होटल मालिक हर महीने अतीक को हिस्सा भेजते थे। प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक ही नहीं, बल्कि मुंबई और गुजरात में भी उसने होटल और रियल एस्टेट में पैसा लगाया था। और कुश्ती हमेशा से भारत की शान रही। गुरुओं के मार्गदर्शन में पहलवानों का जितना पसीना अखाड़े में गिरा, उतना ही मेडल देश की छाती पर चमके। लेकिन आज हिंदी के गौरव रहे इस खेल पर टकराव के खतरनाक बादल मंडरा रहे हैं। लंबे अरसे बाद भी इस लड़ाई का कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी। पहलवानों ने पहले ऐलान कर दिया था कि जब तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर भी सियासत लगातार चरम पर है। कांग्रेस से लेकर तमाम दलों के नेता जंतर मंतर पर पहलवानों के सपोर्ट में आ रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से FIR दर्ज होने के बाद बृजभूषण सिंह ने मीडिया के सामने आकर अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने पर्दे के पीछे से कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। पहलवानों और संघ के अध्यक्ष का विवाद लंबे अरसे से जारी है। इस दौरान नया सिर्फ ये हुआ कि बृजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, लेकिन दोनों पक्ष अपनी बात पर अडिग है। वहीं तमाम सियासी दल अपने हित के मुताबिक बयानबाजी कर रहे हैं। इन सब के बीच भारत की शान रहे कुश्ती के खेल के वर्तमान और भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बड़े ऐलान के बाद बीजेपी ने कर्नाटक में चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रजाध्वनि यानी जनता की आवाज के नाम से 7A वाला विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। देखिए कर्नाटक फतह के लिए बीजेपी किन किन वादों को लेकर मैदान में उतरी है। कर्नाटक में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी अखाड़े में घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का बड़ा दाव चला है। बेंगलुरु में पार्टी दफ्तर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 7A को ध्यान में रखा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। बीजेपी ने घोषणा पत्र की थीम प्रजाध्वनि यानी कि जनता की आवाज रखी है। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान 10 मई को होगा। 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। यहाँ पिछली बार मई 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने 37 सीटें जीती थी। हालांकि किसी दल को बहुमत नहीं मिल पाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।